नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, झारखंड में अभी लगभग धीरे धीरे सभी ज़िलों में मनरेगा की वैकेंसी आ रही है। तो उसी क्रम में झारखंड के कोडरमा ज़िले में मनरेगा की वैकेंसी आ गई है एंड इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके लिए योग्यता चाहिए, कितनी उम्र तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोडरमा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अंतर्गत संविदा के आधारित पदों पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु आम सूचना है ये, और 1/2023 ये इसकी नोटिफिकेशन संख्या है। एंड ये जो वैकेंसी है ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है दोस्तों। एंड यहाँ पे देख लीजिए जो वैकेंसीज़ की डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। तकनीकी सहायक की वैकेंसी है इसमें पहली, जो कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर के समकक्ष है। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है वो आपको तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष यानी कि जेई के समकक्ष है। तीसरी वैकेंसी आपको लेखा सहायक की है। चौथी वैकेंसी कंप्यूटर सहायक की है। एंड पांचवी ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी जो कि टोटल 30 है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में। जेई की भी वैकेंसी अगर बात करें तो टोटल 14 है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, ठीक है। और बात करें हम लोग कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैटेगरी वाइज जो आपका वैकेंसी का डिटेल्स है वो भी है। रोजगार सेवक की अगर बात करें हम लोग तो अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल के लिए 13 सीटें हैं, एसटी के लिए आपको 5 सीटें हैं, एससी के लिए 4 सीटें हैं, BC1 के लिए 5, BC2 के लिए 1, NDWS के लिए टोटल 3 सीटें रिजर्व हैं दोस्तों। अब इसको जो अप्लाई करना है दोस्तों वो आपको देखिए 25/8/2023 से 9/9/2023 यानी कि 9 सितंबर तक शाम के 5 बजे तक अप्लाई RDD के माध्यम से, जो अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in जो लिंक है वहाँ से आपको सीधे ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। कई साल पहले हम लोग इस के माध्यम से अप्लाई करते थे वैकेंसी, लेकिन बहुत दिनों बाद फिर से मैं देख रहा हूँ कि अप्लाई RDD का वेबसाइट ओपन हुआ है एंड उस पर कोई वैकेंसी निकली हुई है एंड उसको कुछ अप्लाई करने के लिए लिंक जारी किया गया। तो ये स्टार्ट हो गया अप्लाई होना। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई करें दोस्तों। बाकी की जानकारी हम लोग आगे देख लेते हैं क्या चाहिए। अब इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो हम आपको बता दे रहे हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या चाहिए। तो हम लोग सिर्फ अनिवार्य योग्यता की बात करेंगे, क्योंकि अतिरिक्त योग्यता तो बहुत लोगों के पास होती है, नहीं होती है। तो जो अनिवार्य योग्यता है जिसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कम से कम आपका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे तकनीकी सहायक है जो असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल का वैकेंसी है, उसमें जो है सो आपको मतलब BE या BTech होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल में। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास सिविल में होनी चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जेई के, यानी कि तकनीकी सहायक जो जेई के लेवल है उनके लिए क्या चाहिए। तो आपको कम से कम सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास BTech या BE की डिग्री है सिविल में तो भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास डिप्लोमा कम से कम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेखा सहायक की। तो लेखा सहायक के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए ऑनर्स BCom में, BCom ऑनर्स होना चाहिए। 55% नंबर तो कुछ इसमें नहीं दिया हो दोस्तों कि कितना नंबर होना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर BCom ऑनर्स है तो आप इसको भर पाएंगे। अगर आपने जनरल से BCom किया हुआ है तो आपके पास MCom की भी डिग्री होनी चाहिए, तो ही इसको आप भर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि जो क्वालिफिकेशन में कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए BCom चाहिए आपके पास, या सामान्य BCom के केस में कुछ अलग बातें हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने 55% नंबर के साथ BCom ऑनर्स कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। अगर आपने सामान्य से यानी कि जनरल से BCom किया हुआ है तो आपके पास कम से कम 60% नंबर होना चाहिए या 60 से अधिक होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। उसके बाद अगर नहीं तो फिर अगर आपने MCom किया हुआ है तो आप इसको जनरल या ऑनर्स किसी भी केस में भर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर सहायक की। तो ये कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको कम से कम BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। BSc कंप्यूटर सामान्य वाले भी भर सकते हैं, BCA वाले भी भर सकते हैं, एंड स्नातक अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है एंड उसके बाद अगर आपने PGDCA किया हुआ है तो भी आप इसको भर पाएंगे। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, यहाँ पे देख लीजिए किन के लिए। तो BCA के लिए तथा सामान्य BSc कंप्यूटर के लिए कुछ कंडीशन है, वो देख लीजिए आप।
तो बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए इसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स के कोटि में अंकित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर आपने बीसीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है लेकिन ऑनर्स नहीं किया हुआ है कंप्यूटर के साथ, तो जो भी आपका नंबर होगा ना, जैसे अगर आपका 60 है तो उसको 55 लिया जाएगा, 70 है तो 65 लिया जाएगा, 5 घटा करके आपको उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पीजीडीसीए किया हुआ है वे सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। और अगर आपने सामान्य से ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके बाद आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तो आपका जो भी नंबर होगा ग्रेजुएशन में उसमें 10% नंबर घटा करके आपको बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स के लेवल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम रोजगार सेवक, जो आपका मेन वैकेंसी, इसमें जो मेन फोकस अभी इस वैकेंसी में रहेगा वो यही रहने वाला है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट के केस में उसके अलावा आपको अगर मैट्रिक के बाद आपने आईटीआई भी कर रखा है किसी भी ट्रेड में तो भी आप इसको भर पाएंगे, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई इशू उसमें नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एज की। तो जो कट ऑफ एज रखी गई है इसमें देखिए 1/1/2023 रखी गई है, उसके में मतलब कम से कम 1/1/2023 को मिनिमम 18 साल होना चाहिए। जनरल के लिए 35 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, BC1 BC2 के लिए 37 साल, BC1 BC2 की महिलाओं के लिए और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए 38 साल और ST SC के महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल एज लिमिट मैक्सिमम रखी गई है। एक सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी गई है एंड 10 साल आपको PWD के कैंडिडेट को दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए आपको सैलरी डिटेल्स दी गई है कि कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है। तो तकनीकी सहायक जो असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट हैं उनके लिए 22,000, जेई के जो लेवल है तकनीकी सहायक उनके लिए 19,000, लेखा सहायक के लिए 14,300, कंप्यूटर सहायक के लिए भी आपको 14,300 और ग्रामीण रोजगार सेवक के लिए 11,000 की सैलरी आपको मिलेगी। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से कम है, तो अगर 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप रखते हैं तो आपको थोड़ी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी जो आपको इस तरफ से लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपका इस वैकेंसी में चयन होता है दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए कि उपरोक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन कोडरमा जिले के किसी भी प्रखंड पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं भी आपका कोडरमा जिले में पोस्टिंग हो सकता है। और इस दौरान अगर जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपका कहीं और दूसरा जॉब इससे बढ़िया लग गया है तो आपको अगर ये जॉब छोड़ना है दोस्तों तो उसके लिए आपको कम से कम 1 महीना पहले सूचना देनी पड़ती है, मतलब लेटर आपको देना पड़ेगा तो ही आप इसको छोड़ सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वैकेंसी में एक कंडीशन ये डाला गया है कि आपको किसी भी सिर्फ एक ही ज़िला में अप्लाई करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप जहाँ के निवासी हैं उसी ज़िले में अप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये झारखंड के अभी सभी ज़िलों में निकलने वाली है वैकेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी दूसरे ज़िला में अगर ये वैकेंसी डालते हैं दोस्तों तो फिर आप अपने ज़िला में नहीं भर पाएंगे। ऐसा आपको एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना है कि अगर कहीं और अगर आप एफिडेविट देते हैं और आपका किसी दूसरे ज़िला में चयन हो गया और फिर अगर आप किसी दूसरे ज़िला में भी वैकेंसी डाले हुए हैं, अगर कहीं ये पता चल गया उनको तो आपको वहीं से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोशिश कीजिए कि अपने ही ज़िला में वैकेंसी को डालिए ताकि आगे जो ये प्रॉब्लम है उससे आप बच सकें। तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है आप तो मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।